हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। आज ये वीडियो लेक्चर्स मैं बहुत दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, इसलिए हाँ, डिले के लिए माफ़ी। और अब आपके जो अब इस चैनल्स पे जो वीडियोज़ हैं ना, वो टाइमली आते रहेंगे, रेगुलरली आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम देख रहे थे इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। ठीक है, और हमने देखा था कि रियल नंबर्स पे इंटरवल्स जो होता है वो कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर्स नहीं देखा है तो जरूर उस लेक्चर्स को देखें। इस पर्टिकुलर वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि हम हर लेक्चर्स के बाद आपके लिए लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देते हैं जिन्हें आपको जरूर करना है। और उस प्रॉब्लम्स का लिंक एज ए पीडीएफ फॉर्म में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। और साथ में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप हमसे क्वेश्चंस या जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में, इस सेट्स पे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि आप बचपन में आप नंबर्स के बारे में पढ़े होंगे, तो फिर नंबर्स के ऊपर एडिशन देखे होंगे, सबट्रैक्शन देखे होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखे होंगे, फिर डिवीजन देखे होंगे। सिमिलरली सेट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस क्या हो सकता है, उसको डिफाइन करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट जो है ना, आपको जो भी सेट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले कि मान लो कि हमने एक सेट ए लिया, वो लिया हमारे पास 1 2 3, और एक सेट बी लिया जो कि हमारे पास है 3 4 5। जस्ट 2 सेट्स हमने लिया, ए और बी। अब इसके लिए यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सेट जिसके ये सारे क्या हो, सबसेट हो। क्या हो आपके पास, सबसेट हो। तो हम यूनिवर्सल सेट यहां पे बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विल बी आवर यूनिवर्सल सेट इन दिस सिचुएशन। तो सिमिलरली, तो हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट, तो क्या बोले कि ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ दिस सेट। में जो भी सेट को हम कंसिडर करेंगे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने 2 सेट को कंसिडर किया था, वो इसका क्या होगा, हमारे पास सबसेट होगा। इसको हम यू से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सेट ए लिया, दैट इज 1 3 5 7, आपको देखने से पता चल गया होगा कि ए जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। एक्स इज अ नेचुरल ऑड नंबर, नेचुरल ऑड नंबर। ठीक है, वो सारे नेचुरल ऑड नंबर्स हैं हमारे पास। सिमिलरली बी में हमारे पास क्या है, वो सारे नेचुरल इवन नंबर्स हैं हमारे पास। एक्स इज अ नेचुरल इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, तो अब ये 2 सेट हमने कंसिडर किया है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या हो जाएगा। हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो सकता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसका ये सब सेट हो। आइदर सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है हमारे पास, क्योंकि इंटीजर्स के भी ये दोनों सबसेट हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, आइदर हमारे पास इंटीग्रल सेट्स और हमारे पास नेचुरल नंबर सेट्स, ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जांपल से यहां पे समझते हैं। हमारे पास हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। नेक्स्ट हमने लिया ए, हमने लिया x इज टू एक्स बिलोंग्स टू q, मीन्स आपके सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और b हमारे पास क्या है, x इज टू एक्स बिलोंग्स टू i, मीन्स इंटीजर्स है। तो सोचो कि रेशनल नंबर्स किसका सबसेट है, ऑब्वियसली रियल नंबर्स का सबसेट है, और इंटीजर्स भी रियल नंबर्स का सबसेट है। तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो हमारे पास हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड नंबर एग्जांपल में हम देखते हैं
ए हमारे पास है AEIOU, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स वोवेल्स। एंड व्हाट इज बी? SHUBAM, ये मेरे नाम का सेट है, मेरे नाम में जितने भी लेटर्स हैं उसके सबसेट है, सॉरी सेट्स हैं, SHUBHAM। और हम जानते हैं कि सेट्स में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसके यहाँ पे सेट है। तो बताओ कि इस सिचुएशन में हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCDEF अप टू Z तक हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है A इक्वल टू X इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास X इज अ सिटीजन ऑफ USA। और C हमारे पास है X इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मीन्स ऑल इंडियन सिटीजन्स, ऑल USA सिटीजन्स और अमेरिकन सिटीजन्स और पाकिस्तानी सिटीजन्स। तो हमारे पास इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो अब हमने ये समझ लिया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। वो क्या होता है, जितने भी हम सेट्स कंसीडर में करेंगे ना, वो सारे उसके क्या होने चाहिए? सबसेट्स होने चाहिए। मीन्स ये ए भी किसका सबसेट होगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट यू का। बी भी होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट। सी भी होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट। देन यू हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो हमने यूनिवर्सल सेट समझ लिया। अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन जो हम देखेंगे दैट विल बी यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब देखो हम दो सेट लेते हैं। मान लो यहां पे हमने एक सेट ए लिया विच इज ABC, और एक सेट हमने बी लिया विच इज CDE। तो A यूनियन B, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A यूनियन B से, हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे A U स्मॉल u टाइप B, A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज आइदर इन A और B। अगर हम A और B को कंबाइन करके, इसके एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बनाए, तो वो हमारा क्या बनेगा? ABC। C सिंस दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, बाकी D और E, इसी को हम लोग बोलेंगे A यूनियन B। तो A यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B represents the set of all elements which are either in A or either in B or in both A and B। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक A पर्सन था जिसके पास एलिमेंट्स था A B C, और एक B पर्सन था जिसके पास एलिमेंट्स था C D E। तो A यूनियन B क्या होगा? वैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि सिर्फ A में हो AB, जो कि सिर्फ B में हो DE, एंड जो कि वो दोनों में हो, वो सारे एलिमेंट्स के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स बोलेंगे। तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास है, ठीक है, तो हमारे पास इसको हम डिनोट करेंगे A यूनियन B से, और इसका कहने का मतलब ये हुआ कि X इज टू X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्या हमारा स्टेटमेंट? A यूनियन B कहने का मतलब क्या हो गया? बोले सर वैसे एलिमेंट्स जो कि A में हो और B में हो, X बिलोंग्स टू B, यही हमारा A यूनियन B हो गया। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हमारे पास। अरे थोड़ा हो जाओ ऊपर भाई। तो हमारे पास बोले कि अगर X बिलोंग्स टू हमारे पास A यूनियन B है, मींस दैट इंप्लाइज X आइदर बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, A हमने लिया 1 2 3 4, B हमने लिया एग्जांपल 3 4 5 6। अब बताओ A यूनियन B क्या होगा? तो अब बोलोगे सर
वैसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में हो दैट इज 1 2 3, वैसे एलिमेंट्स जो सिर्फ बी में हो दैट इज 4 5 6, सॉरी सिर्फ बी में हो दैट इज 5 6, एंड दोनों में हो दैट इज हमारे पास क्या 3 4। तो अब मैं ये बोलूंगा, मैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा हूं कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, फॉर एग्जाम्पल 6 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यस दैट इंप्लाइज कि 6 आइदर बिलोंग्स टू ए और 6 बिलोंग्स टू बी। तो अब बोलोगे सर 6 तो हमारे पास ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा, मीन्स ये एक फॉल्स है स्टेटमेंट है, और ये 6 बिलोंग्स टू बी सही है, ट्रू है। तो अगर आपने बोला कि फॉल्स और ट्रू क्या होगा, तो ये आपका ट्रू होगा। कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे आपने अपने पापा को बोला कि पापा आइदर मेरे को आइसक्रीम ला दो या फिर चॉकलेट्स ला दो। आपने क्या बोला? आइदर चॉकलेट और आइसक्रीम। आपके पापा ने सोचा चलो ठीक है, चॉकलेट और आइसक्रीम बोला है तो मैं आइसक्रीम लेकर चला जाता हूँ। उन्होंने चॉकलेट नहीं लिया, आइसक्रीम लिया, तो क्या उन्होंने आपके डिमांड को फुलफिल किया? यस, ट्रू। यहां पे क्या है? फॉल्स और ट्रू। ट्रू। अगर उन्होंने चॉकलेट लिया तो सही है, चॉकलेट उन्होंने लिया, आइसक्रीम नहीं लिया, तब भी ट्रू है। अगर दोनों में है, दोनों लेकर आ गए, तब भी ट्रू है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे ले, फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में हम 3 लेते हैं, तो 3 बिलोंग्स टू ए और 3 बिलोंग्स टू हमारे पास क्या बी, दोनों ट्रू है तो सही है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा? वो आइदर ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से, या दोनों से। ठीक है। इसी को बस हमने इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमने क्या किया? हम 3 सेट लिए हैं। ए दैट इज 1 2 3 4, बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6, एंड सी में एलिमेंट्स है 7 8। सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, अब लोग से सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज आइदर इन ए और बी, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके। अगर मैं पूछूं ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो वो होगा वो सारे एलिमेंट्स जो कि आइदर ए में हो, आइदर ए में हो, या फिर x बिलोंग्स टू बी हो, या फिर x बिलोंग्स टू सी। कहने का मतलब यह है ना कि तीनों में जो भी एलिमेंट्स है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सभी को लिख दो। तो हमने लिखा 1 2 3, जो कि हमारे पास 1 2 सिर्फ ए में है, 3 4, 3 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी चलो कॉमन है तो एक बार, फिर 5 6 हम यहाँ पे लिखे 5 6, फिर 7 8। यही हमारा क्या हो गया? यूनियन हो गया। नेक्स्ट हमने लिखा ए हमने लिया ए ई आई ओ यू, और बी हमने क्या लिया? ई आई ओ। क्या आपको देख के पता चल रहा है कि बी हमारे पास क्या है? ए का सबसेट है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना? तो जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो बी के एलिमेंट्स ऑलरेडी ए में है। ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ए, दैट इज ए ई आई ओ यू। अब देखो, अब क्या बोलोगे सर? सबसे पहले वो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ई आई ओ तो कॉमन है, इसको हटाओ, ए यू को ले लिया, ए यू को ले लिया, फिर जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको ले लिया। ठीक है। तो ऑलरेडी जब हमारे पास बी के एलिमेंट्स ए में है तो ए यूनियन बी क्या होगा? हमारे पास ए के इक्वल होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहां पे आगे हम। ठीक है। तो नोट में हमने कुछ पॉइंट्स लिखा। सबसे पहला पॉइंट्स कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है, ए के एलिमेंट्स ऑलरेडी बी में है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसका यूनियन क्या होगा? अब बोले सर इवन नंबर्स तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स में है, तो उनका यूनियन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब अगर हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं, जैसे लास्ट में हमने देखा था 3 सेट्स थे, तो उसको हम ए यूनियन बी यूनियन सी से लिख रहे थे।
अब हमारे पास n नंबर ऑफ सेट्स हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू An तक है। तो इसका यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके यूनियन को आइदर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन An, और यूनियन का सिंबल देंगे I इक्वल टू 1 टू n AI, जिसे हम समेशन लिखते हैं ना, समेशन I इक्वल टू 1 टू n xi। इसका मतलब क्या होता है? सम x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहां यूनियन है तो हर एक के बाद यूनियन लेते चलेंगे। ये बस सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, इसलिए मैंने एज ए एग्जांपल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा, दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इंटरसेक्शन, यूनियन बोल रहा था कि सारे एलिमेंट्स को ले लो, इंटरसेक्शन बोला नहीं, जो दोनों में कॉमन है वही एलिमेंट्स को लो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन? द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B represents the set of all elements which are common in A and B। ठीक है, जो कि दोनों में कॉमन हो, उस सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। और A इंटरसेक्शन B कहने का मतलब क्या हो गया? वैसे एलिमेंट्स, लास्ट टाइम हमारे पास यूनियन में और था, यहां पे एंड है। मैंने बोला कि हमें वैसा एलिमेंट चाहिए जो दोनों में हो। जैसे कि आपने बोला अपने पापा को क्या, कि मेरे को आइसक्रीम एंड चॉकलेट, दोनों आइसक्रीम एंड चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम एंड चॉकलेट, नॉट और। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से डिमांड करना तो एंड करके करना, ना कि और करके करना। तो अगर आपने एंड बोला है तो इसका मतलब क्या, दोनों चीजें जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी ना, हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होगा। तो हमने बोला कि x बिलोंग्स टू A एंड B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B कहने का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स है x जो कि A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास एक सेट A है विच इज 1 2 3 एंड सेट B है विच इज 2 3 4 5। तो इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या हो? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन क्या है? 2 3, कॉमन ये हमारे पास एलिमेंट्स है। तो अगर 2 बिलोंग्स कर रहा है A इंटरसेक्शन B से, इसका मतलब ये है कि दैट इंप्लाइज 2 बिलोंग्स टू A एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू B, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। वही हमने यहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है हमने? कि इफ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स डबल इंप्लीकेशन x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, मीन्स x A में भी होना चाहिए और x B में भी होना चाहिए, तभी तो कॉमन एलिमेंट्स हुआ ना। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या होगा इस सिचुएशन में? 2,3। और इसमें जो भी एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में होंगे ना, वो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल्स हमने लिया A इक्वल टू 1 2 3 4, B हमने लिया 3 4 5 6 और C हमने लिया 4 5 6 7। सबसे पहले बताओ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B। आप बोलोगे सर वैसे एलिमेंट्स जो A और B में कॉमन हो, तो कौन कौन एलिमेंट्स A और B में कॉमन है? 3 4। चलिए ठीक है, 3 4 हमने लिख लिया। B इंटरसेक्शन C क्या होगा? वैसे एलिमेंट जो B और C में कॉमन हो। B और C में कौन कौन से कॉमन है? 4 5 6, हमने 4 5 6 यहां पे ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास A इंटरसेक्शन C, वैसे एलिमेंट्स जो A और C दोनों में कॉमन हो। तो कौन है हमारे पास? सिर्फ 4, सिंगल 4। और अगर हमने पूछा कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इसका मतलब ये हुआ वैसे एलिमेंट्स जो इस तीनों सेट में कॉमन हो। तो कौन है इस तीनों सेट में कॉमन? दैट इज 4, 4 तीनों में। क्या इसके अलावा और कोई है? नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन भी 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 3। अब देखो हमने लिया A, जो लिया AEIOU और B हमने लिया AEIOU।
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, जो दोनों में कॉमन हो, बस यही। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए के एलिमेंट्स बी में है, तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स कॉमन होंगे ना, बाकी बी के और कोई एलिमेंट्स तो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब हुआ वैसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ओके। तो अगर मान लो कि एक और एग्जांपल मैं लूं, विच इज ए इक्वल टू दिस 1 2 3 एंड बी इक्वल टू हमने लिया 4 5 6, क्या ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन है? आप बोलो सर नहीं, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5, दैट इज एम्प्टी सेट्स। क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो कुछ यहां पे नोट करके हमने पॉइंट्स लिखे हैं। उस पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स जो कि मैंने अभी आपको समझाया वो क्या था कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरा एक और हमने एग्जांपल लिया यहां पे कि बहुत सारे जब हमारे पास सेट हो, दैट इज A1 A2 डॉट 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 AN, और इसके इंटरसेक्शन हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट 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 AN तक। और सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे I इक्वल टू 1 2 इंटरसेक्शन, सॉरी हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to N AI। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो चलिए अगर आपको आ रहा है तो इस हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके, तो चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने एग्जाम्पल लिया, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, एक लास्ट एग्जाम्पल लिया था जब दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं था, तो उस टाइप के सेट्स को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। इफ टू सेट्स A एंड B हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो, 5 के इक्वल हो, देन दिस सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। कैसे सेट्स बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने A लिया ABC, B लिया DEF, तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या है, 5 है, दैट मीन्स A और B में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो A B कैसे सेट्स हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, जॉइंट सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है A, हमारे पास है, देखो ये इंटरवल में है, याद रखना इंटरवल भी किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट को। तो ये इंटरवल बता रहा है कि हमें 2 से लेके 3 तक के सारे रियल नंबर्स चाहिए एक्सेप्ट 2 एंड 3, ये हमारे पास। और ये हमें बता रहा है कि हमें 3 से 4 तक चाहिए। कहां से कहां, 3 से 4, 3 से लेके 4 तक चाहिए, जिसमें 3 इंक्लूडेड होना चाहिए, 4 एक्सक्लूडेड। तो क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन हो, नहीं, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये भी कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास A दिया हुआ है x is to x is an even natural numbers and B equal to x is to x is an odd natural numbers, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है? हाँ है, कोई भी इवन नेचुरल नंबर ऑड नहीं हो सकता, तो ये भी आपका डिसजॉइंट है। अगर हम एक और एग्जांपल में लूं, दैट इज A इक्वल टू हमने लिया, मान लो कि 2 से लेके 3 तक दोनों इंक्लूडेड, और B हमने लिया 3 से लेके 4 तक, तो क्या ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स है? नहीं, अगर A इंटरसेक्शन B देखेंगे तो दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, दैट इज 3, 3 दोनों में इंक्लूडेड है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है कि आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स कितने बन सकते हैं उसमें। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक सेट A लूं, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2,
तो इसके सबसे पहले मान लो कि कितने नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स बन सकते हैं। कहने का मतलब अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सबसेट लूं, इसके कितने पेयर्स बन सकते हैं। पहले बताओ इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे। तो एक होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 1 2। तो अब मैं बोलूं कि इसके पेयर्स में मैं कितने ले सकता हूं। ठीक है, अब बोल सकते हो सर आइदर 5 5 का पेयर हो जाए, और वो अनऑर्डर्ड होना चाहिए, मींस ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब यहां पे समझो, अगर मैं यहां लिखूं 5 और 1 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइदर आप 1 पहले लिखो या 5 बाद में, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कितने अनऑर्डर्ड पेयर्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप बना सकते हो 5 1 का, या फिर हमारे पास 5 2 का, या फिर हम बना सकते हैं 5 1 2 का। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है, हम बना सकते हैं क्या 1 2 का, क्योंकि 1 5 ऑलरेडी हमारे पास है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड पेयर है 1 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास आइदर हमारे पास हो सकता है 1 और हमारे पास क्या हो सकता है, वो उधर देखो हमारे पास हो सकता है 1 और हमने 2 ले लिया तो 1, और हमारे पास ये हमारे पास डिसजॉइंट सबसेट्स होना चाहिए, याद रखना। तो 1 और 1,2 हम नहीं ले सकते हैं, ये डिसजॉइंट सबसेट्स नहीं है। ये क्या डिसजॉइंट है? नहीं। तो ये पेयर जो होना चाहिए ये डिसजॉइंट होना चाहिए, मींस इसके बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितने पेयर्स यहां पे हमारे पास बने, टोटल 4 पेयर्स बने। कितने पेयर्स बने, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 पेयर्स बने हमारे पास, 5 पेयर्स। तो इसको डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, दैट इज 3 टू द पावर n, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, 2 प्लस 1 बाई 2। कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 10। अब मैं इस फॉर्मूला का प्रूफ जो है ना, वो आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है हमारे पास। तो एक बार और मैं समझा देता हूं। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें S है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब बोला कि नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स कितने होंगे, ऑफ S के नंबर ऑफ कितने होंगे डिसजॉइंट पेयर्स आपके पास। तो ऐसे सबसेट्स इसके लेने हैं जिसके बीच में कोई एलिमेंट्स ना हो कॉमन, तो वैसे कितने पेयर्स बना सकते हो। तो हमने पहले इसके लिखे कि किसके कितने हमारे पास सबसेट्स हैं। तो हमारे पास टोटल 4 सबसेट था, तो एक डिसजॉइंट पेयर हमारा 5 5 हो गया, क्योंकि दोनों 5 भी हमारा इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। एक हमने 5 लिया और एक हमने 1 लिया, दोनों इसके सबसेट्स हैं। एक हमने 5 लिया 2 लिया, दोनों इसके सबसेट्स हैं और डिसजॉइंट भी है। एक 5 हमने लिया 1,2, एक हमने लिया 1 और 2, और उसके बाद हमने लेना चाहा 1 और 1,2, ये हमारे नहीं होंगे डिसजॉइंट पेयर्स। ठीक है, ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसी में पूछूं कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ordered pairs of disjoint subset, of disjoint subsets। तो आप देख रहे हो जितने हमारे पास टोटल सबसेट्स हैं, अगर हमारे पास उसका कहने का मतलब क्या हो गया। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब कि ऑर्डर मैटर करेगा, मींस 5 और ये, और अगर हम पहले 1 को ले ले फिर 5 को ले ले, वो दोनों अलग पेयर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो हम देख रहे हैं एक्सेप्ट 1, क्योंकि 5 5 को अगर हम करेंगे भी, ऑर्डर लेंगे भी, तो क्या कोई मैटर करेगा, आइदर पहले 5 को रखो या नहीं, लेकिन इसमें मैटर करेगा क्योंकि दोनों अलग है। तो एक ही सिचुएशन में हमारे पास सेम है, व्हेन 5। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास दिन कितना हो जाएगा, जो भी हमारे पास एक्सेप्ट 1, कौन हमारे पास 5 5, तो हम बोलेंगे कि 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2, इसमें से एक को माइनस कर दो, उस सभी का 2 हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। मींस अगर हमारे पास ए बी है तो हम बी ए ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं, एक्सेप्ट 1 दैट इज 5। और हमारे पास इसके अलावा एक बचता है जो कि हमें एक ही टाइप से लिख सकते हैं, दैट इज 5 5, वो हमारे पास ये हो गया।
तो यहां से हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। तो अगर हम यहां पे बोले ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि डिसजॉइंट हो, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, दैट इज 9। ठीक है, ओके। तो ये इस पे एक्चुअली जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एडवांस में भी पूछा जा चुका है, हम वो क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो डिफरेंस क्या होता है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। अब समझते हैं डिफरेंस को, पहले समझते हैं फिर इसके डेफिनेशंस को देखेंगे। तो हमारे पास एक सेट ए है विच इज 1 2 3 4 और एक सेट बी है विच इज 2 4 5 6। तो a माइनस बी कहने का मतलब ये हुआ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए, जो कि सिर्फ ए में हो, ए के सिर्फ एलिमेंट्स हो, वो एलिमेंट्स कॉमन वाले को हटा दो। तो हमारे पास क्या बचा जो सिर्फ ए में हो, तो आप बोलोगे सर 2 और 4 तो कॉमन है, बी में भी है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 4। और b माइनस ए कहने का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ओनली इन b, जो कि सिर्फ b में हो। तो सिर्फ b में क्या है, तो जो कॉमन है उसको हटा दो, 2 4 कॉमन है, तो b में हमारे पास 5 6। तो यहां से ये पता चलता है कि a माइनस बी जनरली नॉट इक्वल टू b माइनस ए। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल, a इक्वल टू हमारे पास है ए बी सी एंड b इक्वल टू डी एफ। तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, अब बोलोगे सर इस दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो किसी को नहीं हटाएंगे, a माइनस बी पूरा का पूरा a हो जाएगा और b माइनस ए पूरा का पूरा b हो जाएगा। तो समझ गए, a माइनस बी कहने का मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ओनली इन a। ठीक है, अब समझते हैं हम डेफिनेशंस को। तो डेफिनेशंस हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो इफ a एंड b आर टू सेट्स then the set of all those elements of a which do not belongs to b is called the difference of set a and b, that is a minus b। तो अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो a माइनस बी कहने का मतलब ये हुआ वैसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ a में हो वो b में ना हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस बी, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी, x is to x belongs to a and x does not belongs to b, मीन्स x a में होना चाहिए और x b में belongs नहीं करना चाहिए। सिमिलरली b माइनस ए क्या हो जाएगा, x is to x belongs to b and x does not belongs to a। ये हमारे पास। अब समझते हैं जनरली हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, हमने देखा था कि हमारे पास b माइनस। वन मोर थिंग्स आई वांट टू हाईलाइट हियर दैट, हमने लास्ट में देखा था कि a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या था, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास a इंटरसेक्शन b 5 के इक्वल था। तो जब a इंटरसेक्शन b मीन्स कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है, तो a माइनस बी ए हो जाएगा और b माइनस ए आपका b हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो साइमेट्रिक डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं, उतना मत समझो डिटेल्स में, बस ये समझो कि अगर दो सेट है तो इसका साइमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। वैसे एलिमेंट जो कि सिर्फ a में हो या फिर सिर्फ b में हो, दोनों में कॉमन जो है उसको हटा दो। ठीक है, यूनियन से दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दो। तो इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा, दिस इज आवर डेल्टा। सो ए डेल्टा बी कहने का मतलब हुआ कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास हुआ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यहां पे जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, a और b हमारे पास ये सेट्स हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं a माइनस बी क्या होगा। अब बोलो सर सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ओनली इन a, तो कॉमन हटा दो, कॉमन कौन कौन है, तो एक 5 है, एक 7 है, किससे हटाना है, a से हटाना है। तो हमारे पास a माइनस बी हो जाएगा, दिस इज 1 3 9।
एंड व्हाट विल बी आवर बी माइनस ए, सो बी माइनस ए हो जाएगा, जो कॉमन है उसको हटाओ, 2 3 11। अब इसका यूनियन ले लो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यही हमारा हो जाएगा साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, दैट इज a डेल्टा b, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 9 11। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कंप्लीमेंट सेट्स के बारे में, या कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट तभी हम देखेंगे जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो। कंप्लीमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ और एक सेट ए दिया हुआ, हम बोलेंगे इस एलिमेंट को छोड़ के देखो यूनिवर्सल सेट में क्या है, वही ए का क्या हो गया, कंप्लीमेंट। मीन्स ए का कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैं बोलूं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो हम बोले कि इस दोनों का कंप्लीमेंट निकालो, तो इस दोनों का कंप्लीमेंट ये तीनों हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ये चारों हो जाएगा, दिस ऑल फोर्स। तो कंप्लीमेंट कहने का मतलब क्या होगा कि अगर यू आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एंड ए बी अ सेट सच दैट ऑब्वियसली ए सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन ए, जो कि ए में ना हो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कंप्लीमेंट और ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो ए कंप्लीमेंट करने का मतलब हो गया x इज टू x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो वो ए का क्या हो गया, कंप्लीमेंट। दूसरे फॉर्म में बोले तो कंप्लीमेंट इज नथिंग बट यू में ए को माइनस कर दो, यू से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दो। ओके, अब यहां पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यू हमारे पास दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ और ए हमारे पास दिया हुआ ए बी सी डी, तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट और ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन ए, तो हमारे पास ए बी सी डी कॉमन है तो इसको हटा दो, ई एफ। मिस कहने का मतलब ये हो गया यू में ए को माइनस कर दो, यही आपका कंप्लीमेंट हो गया। और अगर मैं u का कंप्लीमेंट निकालूं तो क्या होगा, अब बोले सर सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन u विच आर नॉट इन u, तो बोलोगे u के सारे एलिमेंट्स तो u में होंगे ही, तो u कंप्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो फाई में तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसका कंप्लीमेंट कंप्लीट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके ओके, हमारे पास u दिया हुआ x इज टू x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास दैट इज n, और ये हमारे पास इवन है a, तो a कंप्लीमेंट या फिर a डैश जो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज टू x इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर या ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम, अभी तक हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारे पास, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है हमारे पास, इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमने देखा डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, फिर हमने देखा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, फिर हमने देखा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। अब हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट्स को समझेंगे, और इसमें सबसे पहला जो लॉज आता है दैट इज आइडम्पोटेंट लॉज। आइडम्पोटेंट लॉज कहने का मतलब क्या हुआ, जो कि खुद पे अप्लाई हो, तो अगर A यूनियन A हम निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। अगर हमने A एक सेट लिया विच इज 1 2 3, तो A का A के साथ यूनियन क्या होगा, सॉरी यूनियन A यूनियन A क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो A और A दोनों में हो दैट इज 1 2 3। इंटरसेक्शन क्या होगा, A का खुद के साथ इंटरसेक्शन A, सारे कॉमन एलिमेंट्स A और A में, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट लॉज बोलेंगे। इसी टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज देखेंगे। सबसे पहले आइडम्पोटेंट लॉज दैट इज A यूनियन A इक्वल टू A एंड A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज में हम लोग देखेंगे कि फाई के साथ या यू के साथ हमारे पास कैसे रिलेशंस आते हैं। तो अब बताओ
ए का हम अगर यूनियन ले फाई के साथ में तो क्या होगा? अगर ए हमने लिया 1 2 3 और इसका यूनियन हम लिए फाई के साथ, अब बोले फाई में तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो पूरा का पूरा ए आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूं फाई के साथ, तो फाई और ए में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, दैट मीन्स फाई। अगर ए का यूनियन लो मैं यूनिवर्सल सेट्स के साथ, तो ए ऑलरेडी यू में है, तो इसका मतलब यू हो जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन ए और यूनिवर्सल सेट में क्या इंटरसेक्शन होगा? तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो। अगर मैं यहीं पे यू ले लूं, दैट इज 1 2 3 4, तो बताओ ए यूनियन यू हमारा क्या पूरा का पूरा यू हो जाएगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा? सिर्फ ए, दैट इज 1 2 3। तो दिस इज आइडेंटिटी लॉज। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या है ना, ऑर्डर डजंट मैटर। मीन्स आइदर आप ए यूनियन बी निकालो या फिर बी यूनियन ए निकालो, दोनों सेम होगा। कैसे? हम दो सेट लेते हैं, दैट इज ए 1 2 3 4 एंड बी दैट इज 3 4 5 6। और हम दोनों का अगर यूनियन ले, व्हाट विल बी आवर ए यूनियन बी? तो आवर ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5 6 and what will be our B union A? That will also same 1 2 3 4 5 6। तो क्या दोनों सेम है ना? बिल्कुल इक्वल सेट्स हैं। सिमिलरली अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, ए और बी में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे सर यहां पे हमारे पास कॉमन है 3 4, और बी और ए में क्या कॉमन है? तो यहां पे भी हमारे पास कॉमन है 3 4। ये भी दोनों इक्वल सेट्स हैं। दैट मीन्स A union B equal to B union A. Similarly, A intersection B equal to B minus A. But जो हमारा डिफरेंस है, that is A minus B, this is not commutative. ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉस। तो अगर A और B C तीन सबसेट्स हैं, आपके पास 3 सबसेट्स हैं, तो आइदर आप A यूनियन B यूनियन C का पहले यूनियन निकालो फिर A के साथ, या फिर आप ए और बी का पहले निकालो फिर सी के साथ, दोनों सेम होगा। और सेम इंटरसेक्शन पे भी हम 3 सेट्स लेके दिखाते हैं। ए हमने लिया 1 2, बी हमने लिया 2 3 और हमने सी लिया दैट इज 3 4। हम सबसे पहले निकालते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या हो जाएगा हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, तो B यूनियन C हमारे पास आएगा 2 3 4। इसका यूनियन A के साथ क्या आएगा? 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज A यूनियन B हम पहले निकालते हैं, फिर निकालते हैं इसका C के साथ में यूनियन। तो A यूनियन B क्या होगा हमारे पास? दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 यूनियन C क्या हमारे पास है? C के साथ जब यूनियन करेंगे तो सेम 1 2 3 4। ठीक है, तो ये दोनों सेम होगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन पे, तो बताओ B इंटरसेक्शन की क्या होगा हमारे पास? B इंटरसेक्शन C हमारे पास होगा 3 4। अच्छा, एक ऐसा एलिमेंट्स लेते हैं इस बार जो कि तीनों में हो, दैट इज 2 2 2। यहां पे भी हम ऐड करते हैं, तो B इंटरसेक्शन C हमारे पास होगा 2 3। और जब A के साथ में इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो दिस विल बी ओनली इक्वल टू 2। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B अगर हमने निकाला तो दिस विल बी इक्वल टू 2, और इसका इंटरसेक्शन C के साथ में निकालेंगे, दिस विल आल्सो इक्वल। तो ये एसोसिएटिव भी होता है। कौन? यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एसोसिएटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज बोलता है कि अगर A यूनियन, याद करो कि अगर आपके पास ऐसा कुछ होता था A मल्टीप्लीकेशन B प्लस C, तो क्या ये इक्वल होता था ना A इंटू बी प्लस A इंटू सी के? तो सेम यहां पे है, यहां यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो ये किसके इक्वल होगा? A यूनियन B के इक्वल होगा, इंटरसेक्शन A यूनियन C के इक्वल होगा। यही हमने लिखा है। और अगर बाहर इंटरसेक्शन अंदर यूनियन है तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के इक्वल होगा।
हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। ठीक है, हम ए लेते हैं विच इज 1 2, चलो ठीक है यही लेते हैं, और बी हम लेते हैं विच इज 2 3, एंड सी हम लेते हैं विच इज 2 4। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा? तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल आएगा। अब जब इसका ए के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 आ रहा है। नेक्स्ट हम निकालते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ए यूनियन बी हमारे पास होगा दिस इज इक्वल टू 1 2 3, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? ए यूनियन सी के साथ में। तो व्हाट विल बी ए यूनियन सी? दैट विल बी इक्वल टू 1 2 एंड 4, और इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 2, है ना, इक्वल हमारे पास। तो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं, दैट इज कंप्लीमेंट लॉज। अभी हमने देखा था कंप्लीमेंट लॉज क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। तो अगर ए हमने लिया, मान लो कि ए हमने बोला कि हमारे पास कोई सेट है विच इज 1 2 3, और हमने यूनिवर्सल सेट लिया, क्योंकि कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल जरूरी है। कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4। तो बताओ ए कंप्लीमेंट क्या होगा? आप बोलोगे सर ए कंप्लीमेंट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में विच इज इक्वल टू 4। तो बताओ कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं है ना हमारे पास? तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यहां पे मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा? यू के इक्वल होगा। इसलिए मैं वेरीफाई भी करते जा रहा हूं कि अगर हो सकता है कहीं पे टाइपिंग एरर हो जाए। ठीक है, और अगर मैं इंटरसेक्शन देख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन हमारे पास ए कंप्लीमेंट, अब ऑब्वियसली ए और ए कंप्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास 5 के इक्वल हो गया। और अगर मैं फिर से इसका कंप्लीमेंट निकाल लूं, मैं बोलूं कि इसके एलिमेंट्स छोड़ के 4 के छोड़कर बताओ कौन कौन है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3, एंड ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट लॉज। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब 5 डैश हमने देखा था किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, और यूनिवर्सल सेट का अगर हम निकाले कंप्लीमेंट तो दैट विल बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट, ये हम इसको ध्यान से समझते हैं। फॉर एनी सेट ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट यूनियन जो होगा वो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए और यूनियन बी। अब ध्यान से समझो इसको। अगर हमने लिया ए लिया दैट इज 1 2 3, और हमने बी लिया दैट इज 2 3 4, तो अब बताओ हमारे पास ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे ना, तो हम एक काम करते हैं, एक को हटा देते हैं। हाँ चलो ठीक है, इसको हटा दिया, और यहाँ पे हम भी 3 को हटा देते हैं। चलो ठीक है, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। अब बोलोगे सर पावर सेट ऑफ ए होगा 5 सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस 5 1 2, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 1 2, ठीक है। और सिमिलरली पावर सेट ऑफ बी क्या होगा हमारे पास? दिस विल बी इक्वल टू 5 2 4, नेक्स्ट हमारे पास 2 4, ये सभी का से। तो बताओ इसमें कॉमन क्या है इस दोनों पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी? तो हमारे पास कॉमन है, हमारे पास ओनली एक एलिमेंट्स 2 कॉमन है, और इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? नहीं।
तो ये जो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी आया, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास पावर सेट है? अच्छा, एक चीज और कॉमन है, दैट इज 5। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा? ओनली हमारे पास 2। तो इसका पावर सेट जब हम लिखेंगे तो 1 विल बी 5 एंड एक सबसेट हुआ 2, इसका सेट। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? तो यही मैं बोल रहा हूं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी जो हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी वो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, वो सबसेट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, एक्चुअली क्या है ना, हमने बोला कि हमारे पास जब हम यूनियन लेंगे तो सारे आ जाएंगे। तो इसके बहुत सारे ऐसे सबसेट होंगे जिसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे, बी के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन जब हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी लेंगे तो उसमें जो यूनिक एलिमेंट्स ए और बी में है ना, वो तो नहीं आएगा कभी हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ये इसका क्या है हमारे पास? प्रॉपर सबसेट है। एक बार और मैं समझा रहा हूं। अगर ए हमारे पास 1 2 है, बी हमारे पास 2 3 है, ठीक है, तो अगर ए यूनियन बी लेंगे ना हम, तो वो आएगा 1 2 3। तो इसमें मिक्स एलिमेंट भी आ सकता है इसके पावर सेट में, दैट इज 1 3। बट ए के पावर सेट में सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे या फिर 5 आएगा। बी में हमारे पास क्या आएंगे? हमारे पास बी के एलिमेंट्स दैट इज 5 2 3 एंड 2 3। तो जब हम यूनियन लेंगे दोनों का, तो उसमें कोई भी ऐसा सेट है क्या जिसमें हमारे पास इस दोनों के एलिमेंट्स कंबाइंड हो? नहीं। मीन्स जो यूनिक एलिमेंट है दैट इज 1 3। लेकिन यहां पे हमारे पास आ सकता है, इसलिए ये इसका क्या होगा? हमेशा सबसेट होगा। ओके, चलिए ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट लॉज देखेंगे, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज कंप्लीमेंट के बेसिस पे है। अगर यूनियन होगा अंदर तो बाहर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मीन्स ए यूनियन बी होल का डैश किसके इक्वल हो जाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और अगर इंटरसेक्शन होगा तो बाहर क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी यूनियन सी। तो जब यहां पे माइनस है और यहां यूनियन है तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। ठीक है, इसको हम ना वेन डायग्राम जब समझेंगे ना तो इसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो डी मॉर्गन्स लॉज में एक्चुअली क्या होता है, ये चेंज हो जाता है यूनियन इंटरसेक्शन में जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो यूनियन है, तो जब ब्रेक डाउन होगा ए माइनस बी तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस सी के। और अगर यहां इंटरसेक्शन है तो दैट विल बी इक्वल टू यूनियन। ओके ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, हम एक लेक्चर्स में सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग वेन डायग्राम को अच्छे से समझेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने देखा ना आज प्रॉपर्टीज, सभी को वेन डायग्राम में समझेंगे। तो हमारे पास ए दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, एंड एक सेट बी दिया हुआ है और एक सेट सी दिया हुआ। हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये सारी चीज निकालना है। तो आई होप मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ये बाकी आप कर लेना इस प्रॉब्लम्स को। ओके, और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? बताओ, ए और बी में क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी। अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5, ये तो हमारे ए के एलिमेंट्स हो गए, बी के एलिमेंट्स हो गए, अब कौन कौन से बचे? 6 7 8। ठीक है, और सी के साथ भी यूनियन, तो सी के एलिमेंट्स कौन बच गया? बस 9। दिस इज आवर ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस भी आप कर लेना, ए माइनस बी, ये सारे क्वेश्चंस लिख लो इसे। इस क्वेश्चंस को करके इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, मैं एक और सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए। कॉमन कौन कौन सा है? तो कॉमन है 3 5। तो 3 5 को हटा दो भाई, तो क्या बचा? 1 2 4, 1 2 4। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
ये बोला कि हमारे पास क्या है, R is the set of all real numbers and Q is the set of all rational numbers। तो R माइनस Q क्या रिप्रेजेंट करेगा? रियल में से रेशनल हटा दो, क्या बचेगा? रियल में से अगर रेशनल हटा देंगे तो x is to x is a या इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, मीन सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर रियल में से रेशनल हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट? क्या ये दोनों पेयर्स डिसजॉइंट है? तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन, तो बोलो से इंटरसेक्शन में तो हमारे पास 3 आ रहा है, डिसजॉइंट नहीं है। ये दोनों डिसजॉइंट है क्या? हाँ, इंटरसेक्शन इनका 5 के इक्वल है, ये डिसजॉइंट है। ये बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और ये बोला सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन जब लेंगे तो सारे नेचुरल्स रेशनल्स होते हैं, तो कॉमन तो है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन ए डैश, अभी हमने सॉल्व किया था, तो अगर ए यूनियन ए डैश लेंगे तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश क्या होता है हमारे पास? फाइव डैश होता है हमारे पास यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल के साथ ए लेंगे तो ए ही आएगा हमारे पास। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश कहने का मतलब क्या हुआ? वैसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो इसका इसके साथ कौन सा कॉमन होगा? कोई कॉमन नहीं होगा, दिस विल बी इक्वल टू 5। और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास U एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, A दिया हुआ, B, हमें A डैश निकालना है, तो बताओ A डैश हमारा क्या होगा? A को छोड़ के, तो A को छोड़ के क्या क्या बचता है? 2 4 6 8 छोड़ दो, 2 4 6 8, तो सारे ऑड नंबर्स बच गए, 1 3 5 7 9। ठीक है, B डैश क्या होगा? B को छोड़ के, तो B हमारे पास है 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, तो बच गया 1 4 6 8 9। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास? हमारे पास होगा ए यूनियन बी 2 3 4 5 6, 6 है क्या? हाँ है, 7 8, तो इसका डैश जब लेंगे तो मीन्स इसको, इसका डैश, तो इसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में ये सारे हटा दो, क्या बचता है? 1 9। ठीक है, और अगर हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ले, तो देखो इस दोनों में क्या कॉमन है? तो इस दोनों में भी बस 1 9 कॉमन है, देख रहे हो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, हमने अभी देखा था डिमॉर्गन्स लॉ, बाकी ये दोनों भी इक्वल होंगे, आप इसे निकालिएगा। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चंस हमारे पास है। ठीक है, दैट इज फ्रॉम JEE एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक सेट S दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड, ध्यान देना, इसको ध्यान देना, ये क्या है? अनऑर्डर्ड। तो हमने देखा था अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S किसके इक्वल होता है? 3 to the power n plus 1/2 के इक्वल होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? 4, 3 to the power 4 plus 1/2, एंड 3 to the power 4 इक्वल टू 81 plus 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा 82/2 विच इज इक्वल टू 41। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 3 to the power n के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन से एक JEE मेंस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये पहले देखो। क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन JEE मेंस में भी बहुत सारे 2-3 बार तो आए हुए हैं, तो हम उसमें से एक क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, इस क्वेश्चन को करेंगे, और ये दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको करना है। तो हमारे पास बोला कि कुछ सेट है xi, कितने ऐसे सेट हैं? 50। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि x1 यूनियन x2 यूनियन डॉट 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 x50, ये किसके इक्वल है?
y1 यूनियन y2 डॉट 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 कितने n तक हैं, और ये किसी दोनों हमारे पास टी सेट के इक्वल है। ठीक है, प्रत्येक जो हमारे पास xi है, प्रत्येक जो हमारे पास xi है, nx1 nx2 ये सारे किसके इक्वल है? प्रत्येक में कितने एलिमेंट्स है? 10। और इधर प्रत्येक में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इफ इच एलिमेंट्स ऑफ सेट टी का प्रत्येक एलिमेंट्स कितने इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 सेट्स ऑफ एक्साइज, मींस टी का प्रत्येक एलिमेंट्स ना 20 एक्साई में है। ठीक है, और हमारे पास और सिमिलरली एग्जैक्टली 6 सेट ऑफ वाई आई, मींस प्रत्येक एलिमेंट है ना, मान लो कि 4 एलिमेंट्स है, ए है, तो ये भी 20 एक्स आई से बिलोंग करेगा और 6 वाई आई से बिलोंग करेगा। तो पूछा जा रहा है कि एन की वैल्यू कितनी है। देखो, हमारे पास टी में तो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं अभी के लिए मान लूं कि हमारे पास कुछ ऐसा है कि xi में जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास ये सभी में यूनिक एलिमेंट्स, मैं ऐसा मान लेता हूं अभी। तो हमारे पास 50x सेट है, सभी में 10 एलिमेंट्स है, तो 500 हो गए हमारे पास टोटल। लेकिन अब ये बोला कि ये जो 500 एलिमेंट्स लिए आया हूं ना, अब आगे देखेंगे तो ये हमारे पास दोनों t के इक्वल है, और इसमें से जो प्रत्येक एलिमेंट्स t का है ना, वो 20 सेट्स ऑफ xi से बिलोंग कर रहा है, 20 xi से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने 500 लिया है ना, इसमें प्रत्येक एलिमेंट्स 20 टाइम्स होगा, क्योंकि t का प्रत्येक एलिमेंट्स 20 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1 2, ठीक है, और हमने ले लिया 2 3, और हमने ले लिया और एक और हमने सेट ले लिया, दैट इज 1 3। क्या हमने बोला कि हमारे पास इस सभी का यूनियन विच इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, यूनियन इसका हमारे पास 1 2 3। हमने बोला कि 1 भी एग्जैक्टली 2 सेट से बिलोंग करेगा, कर रहा है, 2 भी एग्जैक्टली 2 सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 भी एग्जैक्टली 2 सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम अभी के लिए मान लें कि ये तीनों सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, प्रत्येक में 2 है, तो टोटल 2 इंटू 3। और सिंस प्रत्येक एलिमेंट्स 2 सेट से बिलोंग कर रहा है, तो प्रत्येक एलिमेंट 2 बार रिपीट होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट्स कितने सेट से बिलोंग कर रहा है? 20 एक्साइज से, मींस 20 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास टी में जो है ना, वो 25 एलिमेंट्स है। टी में कितने एलिमेंट्स निकल गए? 25। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है कि प्रत्येक जो वाई आई है ना, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और टी का प्रत्येक एलिमेंट्स कितने वाई से बिलोंग कर रहा है? 5 से, सॉरी 6 से। तो हमारे पास अगर n टोटल हमारे पास y सेट है, तो इसमें प्रत्येक में 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, n इंटू 6, सॉरी n इंटू 5, n इंटू 5, प्रत्येक में 5 एलिमेंट्स हैं, तो n इंटू 5। अब प्रत्येक जो एलिमेंट्स है वो कितनी बार रिपीट हुआ होगा? जितने टाइम्स t के एलिमेंट्स प्रत्येक सेट से बिलोंग। ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि t के सारे एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होगा ना, ये भी होगा ना, तो ये भी 6 से बिलोंग करेगा, ये भी एग्जैक्टली 6 से बिलोंग, प्रत्येक 6 से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट 6 टाइम्स रिपीटेड होगा, और ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू टोटल यूनिक एलिमेंट्स 25। तो यहां से n से 5 टाइम्स में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। ये हमारा ऑप्शन डी। ये कब पूछा गया था? जे मीन्स 2020। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर देख कर मज़ा आया होगा। मैं भी पसीना पसीना हो रखा हूँ, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना मेहनत जायज़ है और मैं करूँगा। ठीक है, मेरे को इस चैनल्स पे हर चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड करने, वो भी अच्छे वाले लेक्चर्स अपलोड करना। तो नेक्स्ट आपका असाइनमेंट, दिस इज योर असाइनमेंट। इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, तो पहले देख लो। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 3 4, इसका मैं पीडीएफ आपके इस लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 5 6, और एक और क्वेश्चंस मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, इफ n a इक्वल टू 6 then find total number of
disjoint ordered pair of ordered disjoints, total number of disjoint ordered pairs subset of A, ये आपके पास। ठीक है, तो आई होप आप हमारे इस लेक्चर्स को पसंद कर रहे होंगे, तो इसी टाइप से देखते रहिए और अपने यार दोस्तों में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। और चलो ठीक है, वो सब हटाओ, फालतू की बातें। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना और वीडियोज में भी मैंने जो जो क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व करना और अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, ओके, बाय।